हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और गाइस आज है 22 नवंबर 2021 से बनने वाले सारे ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, उनकी डिटेल्स, कल का क्विक रिवीजन करेंगे और कुछ स्टैटिक के क्वेश्चंस हम लास्ट में डिस्कस करेंगे जो कि आपके सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। कई सारे लोग परेशान थे कि चैनल पर करंट अफेयर नहीं आ रहा है। गाइस, करंट अफेयर डेली अपलोड हो रहा है। आप लोगों की पढ़ाई के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, चाहे जो भी सिचुएशन हो आपको डेली वीडियो मिलेगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकें। ओके, वी जस्ट नीड कि आप लोग हमें सपोर्ट करें, वीडियो को सभी तक शेयर करें। जो जो लोग करंट अफेयर्स को देखते थे, आई जस्ट वांट कि वो लोग डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करें। ओके, और जो लोग भी नए हैं, चैनल को नए देख रहे हैं, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो है वहाँ पर आपको पीडीएफ, क्विजेस और भी कई सारे कोर्सेज जो हैं यहाँ पर मिल जाएंगे। कल की जो हमारी वीडियो थी उसका रिवीजन अगर हम करें, पहला क्वेश्चन था हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जो है इसकी मंत्रिपरिषद की वार्षिक बैठक हाल ही में संपन्न हुई है ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो है पहली बार इसका सदस्य बना है। ठीक है, इसको अध्यक्षता मिली है इसकी। ओके, हाल ही में खबरों में रहने वाला यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड किस सेक्टर से जुड़ा हुआ है? इसको वैधानिक मान्यता दी गई है और ये दूर संचार यानी कि टेलीकम्युनिकेशन जो सेक्टर है हमारा, उससे जुड़ा हुआ है। विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। और गाइज, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमें किन्हीं वजहों से जो कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ रहा है उसका रीज़न यही है कि कई सारे नेगेटिव कमेंट्स यहाँ पर आते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूँ, वीडियो जो है सभी स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए है, सारे टीचर्स, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें, इस वजह से वीडियो अपलोड किया जाता है। उस पर जो हेटर्स कमेंट आते हैं, जो भी नेगेटिव कमेंट आते हैं, आई जस्ट वांट कि आप लोग वो बिल्कुल भी ना करें। तो जल्दी कमेंट सेक्शन हम ओपन कर देंगे और आप लोग फिर जो डेली का क्वेश्चन है उसका आंसर भी कर पाएंगे। ओके, देखिए, टीचर्स तो चेंज होते रहते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप लोगों की पढ़ाई में जो है कहीं पर भी जर्क नहीं आना चाहिए, जो कि हमारी टीम हमेशा आपको सपोर्ट करेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। अभी हाल ही में अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने वियना टेनिस ओपन 2021 का खिताब जीता है। ये किस देश के हैं? तो ये हैं जर्मनी के। और हाल ही में किस स्थान पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया है? गाइज, ये किया गया है लद्दाख में और इसके लिए जगह मिली है हमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ओके, हाल ही में जारी ट्रेस वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत किस पायदान पर रहा है? तो भारत रहा है 82वें पायदान पर। ठीक है, हाल ही में भारत को किस अवधि के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है 2021 और 2000 से लेकर 2025 तक। ठीक है, और मैंने आपको बताया था 2 नई यूनेस्को साइट्स इंडिया में हुई हैं अभी ऐड, पहले 38 थी, अब 40 हो गई हैं, जिसमें तेलंगाना का रुद्रेश्वर या फिर रामप्पा मंदिर और गुजरात का जो है ढोलावीरा, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है, इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। 8 नवंबर को ए.बी. डिविलियर्स ने जो है नवंबर 2021 को ए.बी. डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ए.बी. डिविलियर्स किस देश के हैं गाइज? ये साउथ अफ्रीका के हैं। साउथ अफ्रीका जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है। कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है पुनीत राजकुमार, इनका हाल ही में निधन भी हुआ है। और लास्ट हमारा जो रिवीजन क्वेश्चन है, इट इज़ हाल ही में किस तमिल फिल्म को IFFI 2021 में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है? तो इसका नाम है कुंजंगल। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड फॉर द इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? इसका जो आंसर होगा गाइस,
हेमा मालिनी एंड प्रसून जोशी दोनों ही जो है इनको नॉमिनेट किया गया है। सो डी हमारा आंसर होगा, आप ये याद रखेंगे। और यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं आप, रजनीकांत जी यहाँ पर ऑप्शन में मैंने रखा है। सो वो इसलिए रखा है कि आप लोगों को डेली याद करा सकूँ। 2019 का या फिर 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है रजनीकांत जी को, ठीक है। और जो इसमें इस क्वेश्चन में हमने बात की है, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है हेमा मालिनी जी और प्रसून जोशी जी को। इमेज में आप इनको देख सकते हैं, हेमा मालिनी जी, प्रसून जोशी। अभिनेत्री और भाजपा नेता हैं कौन? हेमा मालिनी। और गीतकार और CBFC के पूर्व प्रमुख हैं कौन? प्रसून जोशी। इन दोनों को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा जाएगा। दशकों से फैले भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान और उनके काम ने पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। इस वजह से मतलब इतना ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, इतने इंक्लूसिव वो रहे हैं अपने काम के लिए, इस वजह से उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। और कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड अवार्ड से ही, वो मैं आपको बता देती हूँ। आपके क्वेश्चंस के लिए जो आपके एग्ज़ाम है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो ये है तिलोत्तमा सोम। क्या नाम है? तिलोत्तमा सोम। किसे नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दिया गया है? तो ये है थॉमस विजयन। कौन है? थॉमस विजयन, ठीक है। फोटोग्राफर से आप याद रखेंगे। हाल ही में स्पेन में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है देबोज्योति मिश्रा ने। किसने जीता है? देबोज्योति मिश्रा। एंड हाल ही में किस फिल्म निर्माता को सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये है मिस्टर बी गोपाल। आई होप ये आपको याद हुआ हो। आगे देखेंगे हम। लाल सलाम एक उपन्यास जो है, इसकी जो लेखक या लेखिका हैं वो कौन है? सो ये हमें बताना है। हु इज़ द ऑथर राइटर ऑफ द बुक लाल सलाम, एक नोवेल, ठीक है। इसकी जो लेखिका हैं गाइज वो हैं स्मृति ईरानी। कौन है? स्मृति ईरानी हैं। और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी जो है इनका नाम है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, निर्मला सीतारमण क्या है? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हमारी क्या है? ये वित्त मंत्री हैं। राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह क्या हैं? हमारे होम मिनिस्टर हैं। और सहकारिता मंत्री भी यही हैं। इसके अलावा स्मृति ईरानी जी को आप देख सकते हैं। तो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने नवंबर 2021 में अपना पहला उपन्यास जो कि नोवेल है लाल सलाम एक उपन्यास जारी करने के लिए तैयार किया है। और उपन्यास अप्रैल 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में माओवादी हमलों के दौरान 76 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो CRPF के जो जवान थे 76, उनकी क्या हुई थी? हत्या हुई थी। उसी से ये प्रेरित है। और ये पुस्तक उन लोगों को श्रद्धांजलि देती है जिन्होंने राष्ट्र को अपने जीवन भर सेवा दी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेंगे। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार किस फिल्म अभिनेता को कोविड टीकाकरण राजदूत जो है नियुक्त करेगी? सो किसको नियुक्त करने वाली है? क्या नियुक्त करेगी? सो रिसेंटली विच फिल्म एक्टर विल बी अपॉइंटेड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट एज अ कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर, ठीक है। सो एम्बेसडर का एक मैं सेपरेट लेक्चर भी बना दूंगी, सारे ही एक जगह कंसोलिडेट करके, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है वो है सलमान खान। क्या है सही आंसर? सलमान खान को जो है यहाँ पर बनाया जाएगा वैक्सीनेशन एम्बेसडर बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। एंड गाइज अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है। महाराष्ट्र के जन स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के अनुसार मुस्लिम बहुल समुदायों में एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन प्राप्त करने में हिचकिचाहट है और सरकार लोगों को टीका लगवाने के लिए बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से जो है मदद मिलने वाली है गवर्नमेंट को। टीका लगवाने की संख्या के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है, लेकिन कुछ एरियाज़ हैं, कुछ वहाँ के क्षेत्र हैं जहाँ पर जो गति वो क्या है कम है टीकाकरण की, ठीक है।
और बात कर लें हम महाराष्ट्र रिलेटेड, तो हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया है? तो आशा भोसले जी जो हैं, जो कि गायिका हैं, इन्हें क्या दिया गया है? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया है। ठीक है। किस राज्य सरकार ने ई सर्वेक्षण पहल शुरू की है? ई सर्वेक्षण पहल भी महाराष्ट्र ने ही शुरू की है। भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र को कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित किया गया है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के किस क्षेत्र को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो इट इज़ अंबोली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी है? किसको? राज्य सैनिक बोर्ड। सो द रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द राज्य सैनिक बोर्ड फॉर विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? सो इसका जो आंसर है गाइस, एंड नहीं यहाँ पर और होगा, सो आंसर इज लद्दाख। ठीक है, आंसर क्या है इसका? लद्दाख है। लद्दाख के बारे में मैं आपको बता दूं, 31 अक्टूबर 2019 को ये इंडिया का एक केंद्र शासित प्रदेश बना है। इससे पहले जम्मू और कश्मीर हमारा एक राज्य हुआ करता था, जिसको कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए थे अंडर द आर्टिकल 370, जिसको अबॉलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिनमें से लद्दाख एक है। लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है? RK माथुर, राधा कृष्ण माथुर। और वहीं जम्मू एंड कश्मीर के जो हैं वो कौन है? तो मनोज सिन्हा हैं। ठीक है, इसके आगे हम बात करेंगे। केंद्र ने लद्दाख के लिए एक नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दे दी है, और बोर्ड केंद्र और लद्दाख प्रशासन के बीच क्या होगा? एक काइंड ऑफ हम कहें कनेक्टिविटी या फिर कड़ी होगा। और राज्य सैनिक बोर्ड सेवारत सैनिकों और उनके आश्रितों सहित भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और गैर लड़ाकों से संबंधित मामलों पर एक काइंड ऑफ एडवाइजरी बॉडी होगा, सलाहकार की भूमिका निभाएगा। और लेह और कारगिल के जिला सैनिक कल्याण कार्यकालय नवगठित राज्य सैनिक बोर्ड के तहत कार्य करेंगे। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जो हमें याद रखना है। देखिए, लद्दाख से रिलेटेड आपको और क्या याद रखना है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख में ही है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये याद रखेंगे। लद्दाख का जो एरिया है उसको कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है ना। कोरोना की पहली खुराक कवरेज हासिल करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना था लद्दाख। इसके अलावा मैंने कल ही आपको क्वेश्चन बनाया था, सबसे ऊंची जो है मोटर वाली जो सड़क बनी है, जिसके लिए हमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने का मौका मिला है, वो भी लद्दाख में ही बनी है। और इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जल्दी ही मिलने वाली है लद्दाख को। साथ ही साथ हाल ही में वायुसेना ने कहाँ पर सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर स्थापित किया है? सो द आंसर इज लद्दाख। एंड द लास्ट वन देखेंगे, देश के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी भी किस शहर ने की है? तो ये लद्दाख ने ही की है। अगला देख लेंगे क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में आदर्श गांव सुई का उद्घाटन किया है? सो इन विच स्टेट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर रामनाथ कोविंद हैज़ इनॉग्रेटेड द मॉडल विलेज सुई? ठीक है, सो इसका जो आंसर होगा इट इज़ हरियाणा। क्या होने वाला है इसका सही आंसर? आंसर है गाइज इसका हरियाणा। इमेज में आप देख सकते हैं, आदर्श गांव सुई का उद्घाटन यहाँ किया गया है। सो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरियाणा के भिवानी ज़िले में, सो आपको ये जो है ज़िले का नाम भी याद रखना है। ठीक है, भिवानी ज़िले के सुई गांव का दौरा किया। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, गांव में विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं का उद्घाटन भी किया है। ठीक है, महादेवी परमेश्वरी दास जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट, ये पूरा नाम याद रखेंगे क्या? महादेवी परमेश्वरी दास जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा इस गांव को आदर्श ग्राम के रूप में हरियाणा सरकार की स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा से रिलेटेड और जो फैक्ट आपको याद रखने हैं, सो मैं आपको बता दूं, हाल ही में देखिए हरियाणा और पंजाब दोनों की ही राजधानी तो चंडीगढ़ है, ये तो सभी को याद होगा। इसके अलावा
हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए राजनीति चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है? ये परसों की वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आंसर है इसका हरियाणा। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे वो अब पार्ट नहीं ले पाएंगे, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली से 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में योग को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर भी हरियाणा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य के किस शहर में हेली हब बनाने को मंजूरी दी है? तो ये भी हरियाणा का ही शहर है, गुरुग्राम। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत पानीपत हरियाणा में हुई। और मैं आपको बता दूं कि जो पानीपत है, ठीक है, पानीपत के युद्ध हुए हैं बेसिकली, सो वो भी आपको याद रखने हैं। 3 युद्ध हुए हैं। सबसे पहला बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जो कि 1526 में हुआ था। एक जनरल इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता रही हूँ। दूसरा फिर हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। फिर तीसरा मराठाओं में से हुआ था, है ना। चलिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला रखी है? सो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क इन विच स्टेट? सो इसका जो आंसर है इट इज़ उत्तर प्रदेश। क्या है सही आंसर? यूपी इसका आंसर होने वाला है। यूपी में प्राइम मिनिस्टर ने अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की जो है आधारशिला रखी है। इमेज में आप इसको देख सकते हैं। यूपी की कैपिटल क्या है गाइज? लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे पर है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ओके। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। झांसी में प्रधानमंत्री ने गरौठा में जो है 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी, जिसका निर्माण 3000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। उन्होंने झांसी में अटल एकता पार्क का भी उद्घाटन किया है, जो आप याद रखेंगे किसके नाम पर रखा गया है इसका नाम? तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल एकता पार्क कहाँ है? तो इट इज़ इन दी झांसी, यूपी, जहाँ पर इसका उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। पार्क को लगभग 40,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में 11 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है, और इसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी प्रतिमा है, ठीक है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार, क्या नाम है उनका, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया है? वो है श्री राम सुतार। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है गाइस? तो ये नर्मदा नदी के किनारे पर गुजरात के जो है केवड़िया ज़िले में है। ये याद रखना है, ठीक है, मतलब केवड़िया नाम की जगह है, वहाँ पर है। प्रधानमंत्री ने झांसी किले में रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्र रक्षा सम्मेलन पर में भी भाग लिया है। अगला देख लेंगे, सार्वभौम विश्व बाल दिवस किस दिन मनाया गया है? सो यूनिवर्सल वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? कब मनाया गया? सो ये मनाया गया है 20 नवंबर को, 20 नवंबर को, ओके। इससे पहले कल हमने डिस्कस किया था 19 नवंबर को जो है वर्ल्ड टॉयलेट डे, है ना, और 14 नवंबर को हमारा चिल्ड्रंस डे था। ये सब आपको याद रखने हैं। विश्व भर में बच्चों के बीच अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, जागरूकता को बढ़ावा देने और बच्चों के कल्याण में सुधार के लिए प्रतिवर्ष 20 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व बाल दिवस। हमारा 14 नवंबर को मनाया जाता है ऑन द बर्थ डेट ऑफ जवाहरलाल नेहरू। 20 नवंबर एक महत्वपूर्ण तारीख है। क्यों है महत्वपूर्ण तारीख? 1959 की तारीख है, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा की थी। यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है उसने घोषणा की थी। इस बार की जो थीम है वो क्या है? प्रत्येक बच्चे के लिए एक बेहतर भविष्य। संयुक्त राष्ट्र की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशंस जो है गाइज, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को की गई थी 1945 में। हेडक्वार्टर इसका जो है कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और एंटोनियो गुटेरेस जो हैं अभी इसके डायरेक्टर जनरल हैं, ओके। विश्व बाल दिवस पहली बार 1954 में सार्वभौम बाल दिवस के रूप में स्थापित किया गया था। प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को मनाया जाता है। 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया, और 1989 की तारीख भी है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर कन्वेंशन को अपनाया है, ओके। अगला देख लेंगे क्वेश्चन। विश्व की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2021 में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके प्रेषक दुनिया का सबसे बड़ा क्या बन गया है? प्राप्तकर्ता बन गया है।
So according to the latest World Bank report, which country has become the world's largest recipient of remittance by receiving $87 billion in 2021? So आंसर है इसका हमारा देश भारत। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली है, उसके अनुसार 2021 में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता, रेमिटेंस प्राप्तकर्ता कौन बना है? इंडिया बना है। विश्व बैंक के अकॉर्डिंग संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सबसे बड़ा स्रोत था, जो इन निधियों के 20% से अधिक के लिए जिम्मेदार है, और भारत के बाद चाइना, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र का स्थान है, याद रखेंगे। ठीक है, चाइना की कैपिटल बीजिंग है, फिलीपींस की मनीला है, मिस्र यानी कि इजिप्ट की जो है कायरो है, हिंदी में उसे काहिरा कहा जाता है। भारत में प्रेषण यानी कि रेमिटेंस 2022 में 3% बढ़कर 89.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। विश्व बैंक की यहाँ पर बात आई है, इसकी स्थापना जुलाई 1944, कहीं आपको 45 भी मिलेगा तो उस अकॉर्डिंगली आप आंसर करेंगे। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन डीसी में है, और विश्व बैंक के अध्यक्ष जो हैं डेविड मालपास हैं, और वॉशिंगटन डीसी में ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसका भी मुख्यालय है। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा जो हैं इसकी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, हाल ही में किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल द्वारा 2021 के प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? सो जो आंसर है इसका क्या होगा सही आंसर? सो आंसर विल बी प्रकाश पादुकोण। ठीक है, सो ये जो हैं इन्हें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल द्वारा 2021 के प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। किसको? प्रकाश पादुकोण को। ठीक है, भारतीय बैडमिंटन दिग्गज प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल द्वारा जो है इस अवार्ड के लिए चुना गया है। पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी को पहले ही 2018 में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा इन्हें कोपेनहेगन टूर्नामेंट में 1983 में विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला पहला भारतीय, मतलब पहले भारतीय का खिताब भी इन्हीं के नाम है। इसके अलावा जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, इसके अध्यक्ष कौन है? एरिक होयर लार्सन है। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 को हुई है। सो आप बस ईयर याद रख सकते हैं, मुख्यालय तो याद रखना ही है और अध्यक्ष भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है वो होगा, हाल ही में बैरल थंगा को उनके उपन्यास के लिए मणिपुर राज्य पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार कौन से नंबर का है? सो रिसेंटली बैरल थंगा रिसीव्ड द मणिपुर स्टेट अवार्ड फॉर हर नोवेल। व्हाट नंबर इज दिस अवार्ड? ठीक है, फॉर हिज नोवेल। ठीक है, व्हाट नंबर इज दिस अवार्ड? सो ये जो है आंसर है इसका किस नंबर का है? सो ये है 12वें नंबर का। ठीक है, सो मैं आपको बता दूं, इमेज में आप इनको देख सकते हैं। उपन्यासकार हैं बैरल थंगा, उनकी पुस्तक है ई अमादी अंदुगेगी इथत और तत्कालीन द्वीप आई एंड देन आइसलैंड के लिए साहित्य 2020 के लिए 12वां मणिपुर राज्य का इनको पुरस्कार मिला है। और मणिपुर के जो राज्यपाल हैं कौन? ला गणेशन, उन्होंने 2015 में प्रकाशित उनके उपन्यास के लिए 65 वर्षीय लेखक को यह पुरस्कार प्रदान किया है। और इस पुरस्कार में एक पट्टिका, प्रशस्ति पत्र और 3 लाख रुपए का चेक और एक शॉल शामिल है। बात हुई है मणिपुर की, तो मैं आपको बता दूं कैपिटल इसकी इम्फाल है। यहाँ से आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, यहाँ पर एक लेक है, एक तालाब है, जिसको क्या कहा जाता है? लेक यानी कि एक झील है जिसका नाम है क्या? लोकटक झील। क्या नाम है? लोकटक झील। और उस पर तैरता हुआ, देश का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ स्थित है। और ये किस राज्य में है? ये मणिपुर में है। सो इतना आपको इससे याद रखना है। और कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस रोज की तरह हम यहाँ डिस्कस करेंगे। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की तो सभी को पता है, जे थॉमसन ने की है।
भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था तारापुर, महाराष्ट्र में। शांति निकेतन की स्थापना की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, जो कि भारत में और पूरे एशिया में नोबेल पुरस्कार लिटरेचर यानी कि साहित्य में प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे 1913। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ है? 1969 में हुआ है, जबकि बाकी सब्जेक्ट्स में जो दिया जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, ठीक है, पीस में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, ये 1901 में शुरू हुए थे। ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। जब उन्होंने ग्रह त्याग किया, महाभिनिष्क्रमण उसको कहा गया। फिर जब उन्होंने पहला सरमन दिया, मतलब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो निर्वाण है। फिर जब पहला सरमन दिया, पहला उपदेश दिया, कहाँ पर? सारनाथ में, तो वो क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तना। एट लास्ट जब उनकी मृत्यु हुई तो उसे क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में मिलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो ये है 73वां। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहें तो किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। और अगर इनको हटाना है तो एक प्रोसेस होती है विच इज़ कॉल्ड इम्पीचमेंट, जिसको महाभियोग कहा जाता है। उसके थ्रू हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनको हटाया जा सकता है। और लास्ट क्वेश्चन जो है, संविधान किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो इट इज़ 356, 356। कल का जो क्वेश्चन था, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम, आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, 1909 में इसकी स्थापना हुई। दुबई यूएई में इसका हेडक्वार्टर है। उसके जो करंटली प्रेसिडेंट हैं वो हैं ग्रेग बार्कले। सो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल खिलाड़ी में से, निम्न में से जो खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, महिला जयवर्धने हैं, शॉन पॉलॉक हैं, जेनेट ब्रिटन हैं। इसके अलावा जो डी है हमारा आंसर, कुमार संगकारा इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, सो इन तीनों को शामिल किया गया है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम क्रिकेट के लंबे और शानदार इतिहास के खेल के दिग्गजों की उपलब्धियों को मान्यता देता है। और 2009 में इसकी शुरुआत के बाद अब तक 106 खिलाड़ियों को यहाँ शामिल कर लिया गया है। और जो आज का जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सिडबी ने एमएसएमई की मदद के लिए निम्न में से किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर आप लोगों को करना है। ओके, सो गाइज, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।